हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के टीएस के बाद के क्वेश्चंस करे होंगे बुक के बेटा। ठीक है, उनको देखा होगा एक बार। स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 2 पे थे और हम लोगों ने अभी तक हमारा लेक्चर नंबर 1 शूट कर लिया है। ठीक है बेटा। बेटा, लेक्चर नंबर 1 में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? व्हाट इज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन, व्हाट इज़ अकाउंट, व्हाट इज़ कैपिटल, what is drawing, what is liabilities and what is assets। आई होप स्टूडेंट्स इसमें से आप किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अब नहीं है। ठीक है, एक दो बच्चों को प्रॉब्लम थी, उन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा लिया है। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को वापस से एक बार कहूँगा कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है लेक्चर में जब वो देखता है तो बेटा सेम डे उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक में भी हम लोग कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ही बेटा पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से देखेंगे। नाउ आवर फर्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म इज व्हाट इज रिसिप्ट्स। क्या बेटा, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट का मतलब होता है कहीं से भी पैसों का आना। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कहीं से भी पैसों का आ जाना। ठीक है, पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है बिजनेस के अंदर हमारे? देखना, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स। एक तो पैसा कहाँ से आ सकता है बेटा? गुड्स से आ सकता है। दूसरा पैसा कहाँ से आ सकता है? असेट्स को बेचने से पैसा आ सकता है। दूसरा, अगर हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट में वेटर अपनी सर्विसेज देता है। ठीक है, टीचर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट पे अपनी सर्विसेज पे देते हैं। डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक पे अपनी सर्विसेज देते हैं, तो वहाँ से उनके पास पैसा आता है। ठीक है, तो पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है बिजनेस के अंदर? ठीक है, कैसे? या तो आप गुड्स को बेच रहे हैं, ठीक है, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप असेट्स बेच रहे हैं अपने बिजनेस की, या फिर आप सर्विसेज देते हैं अपने बिजनेस में। क्लियर है बेटा? तीन जगह से पैसा आता है बिजनेस के अंदर। अब बेटा, जो बिजनेस में पैसा आता है, दे आर टू काइंड्स ऑफ रिसिप्ट। दो तरह की रिसिप्ट होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों तरह की रिसिप्ट, ध्यान से देखना। एक होता है बेटा आपका कैपिटल रिसिप्ट। क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट। और दूसरा होता है बेटा आपके रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिसिप्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू रिसिप्ट? बेटा देखो, ध्यान से समझना। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कि असेट्स को बेचने से जो पैसा आता है, सिर्फ असेट्स कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, कैपिटल का मतलब है सिर्फ और सिर्फ असेट्स। ठीक है, असेट्स को बेचने से जो पैसा आ रहा है, डेट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। इसका मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हुआ? इसका मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया आपका एक तो गुड्स और दूसरा हो गया बेटा आपका सर्विसेज। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या इंक्लूड हो जाएंगे? गुड्स और सर्विसेज। रेवेन्यू रिसिप्ट में बार बार बेटा क्या कह रहा हूँ मैं, क्या इंक्लूड होंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। और कैपिटल रिसिप्ट में असेट्स को बेचने से जो पैसा आता है। ठीक है बेटा, असेट्स को बेचने से अगर कोई पैसा आता है, जैसे कि आपने लैंड बेची, अपनी बिल्डिंग बेची है, मशीन बेची है, आपका फर्नीचर बेचा है बिजनेस में, तो उससे जो पैसा आता है डेट इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। बट रेवेन्यू रिसिप्ट आप गुड्स को बेच रहे हो, ठीक है, या फिर आप सर्विसेज दे रहे हो, उससे जो पैसा आता है डेट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। अब बेटा मान लीजिए अगर आपका फर्नीचर का काम है, ठीक है, आपका जो बिजनेस है वो किसका है? फर्नीचर का। अगर आपका बिजनेस ही फर्नीचर का है और आप फिर फर्नीचर सोल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो वो किस में आएगा? आप लोगों के रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। इन डेट केस किस में आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। अगेन बेटा, अगर आपका बिजनेस असेट्स को बेचने का ही है तो वो किस में आएगा? रेवेन्यू। बट मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन करते हैं कोई टॉय का प्रोडक्शन करते हैं और आपके बिजनेस में कोई मशीन है, उसको बेचने से पैसा आएगा, तो वो क्या होगी? आपकी कैपिटल रिसिप्ट। इन शॉर्ट, अभी हम आगे असेट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, जब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या असेट होती है। अभी आप इतना सा समझिए, अगर आप लोग असेट्स को बेचते हैं तो वो कौन सी रिसिप्ट होगी? आपकी कैपिटल रिसिप्ट। अगर आप लोग गुड्स या फिर सर्विसेज को सेल करने से अगर आपके पास कोई पैसा आता है तो वो क्या होगी? आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? गुड। नाउ नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टर्म क्या है? एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सारे खर्चे कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब खर्चे में क्या क्या आ सकता है, ध्यान से देखेंगे ना बेटा। एक होता है बेटा आपका अमाउंट पेड और पेबल
अमाउंट पेड और पेबल, यानी कि या तो आपने दे दिया है या फिर देना बाकी है आपका पैसा, ठीक है। दोनों चीज़ें आपके लिए खर्चे होते हैं, दिया नहीं तो देना तो है ही है, ठीक है। अमाउंट पेड और पेबल फॉर, किसके लिए, बाइंग ऑफ गुड्स, एसेट्स और सर्विसेज। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अगर मान लीजिए आप लोग अपने गुड्स को बेचते हैं, किसको बेचते हैं, गुड्स को, सॉरी गुड्स को खरीदते हैं, बेचना तो रिसिप्ट में आ गया था। अगर आप लोग गुड्स को खरीदते हैं, असेट्स खरीदते हैं या फिर किसी की कोई सर्विसेज लेते हैं, उसमें अगर आपका पैसा खर्च होता है तो उसे क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे बेटा, एक्सपेंडिचर। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? नो सर। ओके, अब 3 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा। कितने तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं? 3 तरह के। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर का यहाँ पे किससे मतलब है, असेट्स से मतलब है। किससे मतलब है यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का, असेट्स से मतलब है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए असेट्स को खरीदने में बिजनेस के अंदर कोई पैसा खर्च करते हो तो उसे क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अब सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है अगेन, अगर आप लोग गुड्स खरीदते हो बिजनेस में बेचने के लिए या फिर किसी की सर्विसेज लेते हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। दोनों चीज़ें क्लियर है बेटा? नाउ व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? याद आया कुछ? असेट्स में पढ़ा था, फिक्टिशियस असेट्स, लास्ट क्लास के अंदर। याद आया कि नहीं आया, एक दिन में भूल गए? हाँ हाँ सर याद आया, ठीक है। तो बेटा ध्यान से समझना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम लोग इसको लिखते हैं पूरा, इसको पूरा लिखते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब फिक्टिशियस एसेट्स है यहाँ पर। मैंने कहा था मैं वापस नहीं बताऊंगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, वो खर्चा, ठीक है, जो एक्चुअल में दिखता तो हम लोगों को एक्सपेंस है, बट उसका बेनिफिट हमको आने वाले 5-10 सालों में मिलने वाला है। मैंने एडवर्टीजमेंट का मैंने ऐड का एग्जाम्पल भी लिया था, आप लोगों को याद आया कुछ? ठीक है। तो 3 तरह के बेटा एक्सपेंडिचर होते हैं। कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। बेटा एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझना, जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कौन सा एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके यहाँ पर आप लोग नोट भी कर सकते हैं अपने अपने रजिस्टर के अंदर। इसे कहते हैं एक्सपेंस। क्या कहते हैं, एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर नहीं कहते इसको, एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंस किसके अंदर आएगा, एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। एक्सपेंस किसके अंदर आएगा, एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना सा लिख दीजिए, आगे मैं एक्सपेंस की डेफिनेशन समझाऊंगा तब आपको समझा दूंगा। यहाँ पे रेवेन्यू का मतलब क्या है, एक्सपेंस। रेवेन्यू का मतलब क्या है, एक्सपेंस, ठीक है बेटा। ओके, सो एक बार वापस देखिए, रिसिप्ट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, या कि रिसीव हो गया है या तो, या फिर मिलने वाला है। पैसा कहाँ से आ सकता है, गुड्स को बेचने से, एसेट्स को बेचने से और सर्विसेज देने से पैसा आता है। 2 तरह की रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो आती है एसेट्स को बेचने से, और जिसका बिजनेस कर रहे हैं गुड्स या फिर आप लोग कोई सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ से जो पैसा आता है उसे कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर 2 तरह का होता है, अमाउंट पेड और पेबल फॉर बाइंग ऑफ गुड्स, असेट्स और सर्विसेज, ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो गया। इट इज़ कॉल्ड टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। पैसा आप कहाँ खर्च करते हो, कैपिटल में, यानी कि असेट्स को खरीदने में, ठीक है। दूसरा रेवेन्यू, हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है, गुड्स को खरीदने पे या फिर कोई सर्विसेज लेने पे। मान लीजिए आपने किसी को सैलरी दी, ठीक है ना, तो वो आपकी सर्विसेज तो है, आप किसी की सर्विसेज काम में ले रहे हो। आपने किसी को रेंट दिया तो आपने उसकी जगह की सर्विसेज ली, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हो तो आपने इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज ली। अगर आप यहाँ पे पैसा खर्च करते हो तो उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं उसको बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और लास्ट में है बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है यहाँ पे, कि ऐसा खर्चा जो दिखने में तो खर्चा है बट उसका बेनिफिट हमको आने वाले बहुत सारे सालों में मिलने वाला है, ठीक है। बट इट इज़ नॉट अ असेट, बट इट इज़ नॉट अ असेट, ठीक है, बट डायरेक्टली ये असेट नहीं होता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़े ना, नेक्स्ट टर्म है बेटा आप लोगों के एक्सपेंस। क्या है बेटा, नेक्स्ट टर्म है आप लोगों के
एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस। नाउ अगेन मैंने समझाया अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। आप चाहो तो अपने अपने रजिस्टर में लिख लीजिए इसको, एक्सपेंस के आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्लियर है ना। ध्यान से समझना बेटा, क्या है एक्सपेंस का मतलब, वैल्यू विच इज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, वैल्यू विच इज एक्सपायर्ड यानी कि जो उसी साल एक्सपायर्ड हो जाएगी, जो उसी साल ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है ना, जिसका बेनिफिट हमको आने वाले सालों में नहीं मिलेगा। जैसे हमने क्या कहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एसेट, जिसका बेनिफिट हमको बहुत सारे सालों में मिलता है, बट जो हमारा एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, उसका बेनिफिट हमको सिर्फ उसी साल मिलता है जिस साल हमने वो खर्चा किया। जैसे कि सैलरी दी तो उस महीने की सैलरी दी जिस साल उसने काम किया, रेंट दिया तो उस महीने का रेंट दिया, हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया तो जितना कंज्यूम किया उतना पेमेंट करा, ठीक है ना। तो ये सब क्या हुए, बिजनेस के एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमको सेम ईयर में ही मिल जाता है। बेटा आया कि नहीं आया समझ में? आया सर। वैल्यू विच इज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली क्या होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक फिनिश हो जाता है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टर्म इज नेक्स्ट पॉइंट इज मनी स्पेंट और कॉस्ट इनकर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स टू जनरेट रेवेन्यू, पैसा कमाने के लिए कभी कभार जो पैसा खर्च करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि आज हम लोग एक नए सेटअप के अंदर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ पैसा तो खर्च हुआ होगा। ये पैसा खर्च क्यों हुआ है, अगेन पैसा कमाने के लिए और चीज़ों को सही करने के लिए, जिससे हम लोग बेटर क्वालिटी दे सके, ठीक है। नाउ वैल्यू विच इज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड और मनी स्पेंट और कॉस्ट इनकर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स टू जनरेट रेवेन्यू, ठीक है। बेटा एक चीज़, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद में आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं कि आप लोगों को दोनों में से कौन सा फॉर्मेट सबसे अच्छा पसंद आया, बोर्ड पे पसंद आया ज़्यादा या फिर इस वाले फॉर्मेट से, ठीक है, जो हम लोग अभी काम में ले रहे हैं, ठीक है। बट बेटा अगेन मैं कहता हूँ इस फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को चीज़ें क्लियरली दिखाई देगी। हो सकता है मेरे एक्सप्रेशंस कभी कभार या फिर मैं आप लोगों को मेरा सिर्फ फेस दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। बट आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। आप इसमें वीडियो को पॉज करके चीज़ों को नोट भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मनी स्पेंट और कॉस्ट इनकर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स टू जनरेट रेवेन्यू, यानी कि पैसा कमाने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे भी क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं, एक्सपेंस की डेफिनेशन में। अच्छा, ये सारे एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे बेटा, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ इतना सा नोट करिए, ये सारे एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाते हैं, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखिए, जब हम लोग P&L अकाउंट पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि डेबिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि जितने भी एक्सपेंस जो होते हैं, ठीक है, जितने भी एक्सपेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। क्या होते हैं, डेबिट, डॉक्टर नहीं, डेबिट, ठीक है। DR का मतलब क्या होता है, डेबिट, ठीक है। सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं P&L अकाउंट के अंदर। दो तरह के बेटा एक्सपेंस होते हैं, एक होता है बेटा आपका प्रीपेड एक्सपेंस, एक होता है बेटा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या मतलब है सर, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है बेटा कि आपने क्या करा, पैसे पहले दे दिए, अभी तक आपने सर्विसेज नहीं लिए। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय है, उसको पैसे एडवांस में दे दिए, अभी वो काम करेगा, ठीक है, तो उसे कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। एक वर्ड अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए अपने अपने रजिस्टर के अंदर, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है असेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ पे क्लासीफाइड होगा, असेट्स में, ठीक है, कहाँ पे क्लासीफाइड होगा, असेट्स में, ठीक है, क्योंकि हमने पैसा दे दिया और अभी तक काम तो हुआ ही नहीं हमारा, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, असेट। और जैसे ही इंसान अपना काम कर देगा ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। क्लियर है बेटा? तो एक्सपेंस की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हुई। एक्सपेंस क्या होता है, एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सेम ईयर में हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये वो खर्चा होता है जो बेसिकली पैसा कमाने के लिए किया जाता है। वैसे तो सारे खर्चे पैसे कमाने के लिए करेगा इंसान, ठीक है ना। ऑल डेबिटेड टू P&L अकाउंट, और ये सारे खर्चे डेबिट करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे P&L अकाउंट, ठीक है। और
जो दो तरह में क्लासिफिकेशन है ये, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो हमारे लिए होता है एसेट, क्या होता है एसेट। और दूसरा होता है बेटा इसके अंदर, दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसके आगे लिखिए आप लोग, ये हमारे लिए होती है लाइबिलिटीज़। क्या होती है बेटा, ये हमारे लिए लाइबिलिटीज़, ठीक है, ये हमारे लिए होती है लाइबिलिटीज़। अच्छा बेटा, ये लाइबिलिटी क्यों होती है? ये इसलिए लाइबिलिटी होती है कि किसी ने काम तो कर दिया बट अभी तक हमने उसको सैलरी नहीं दी है, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम तो कर दिया बट अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट नहीं करा है, तो ये खर्चे क्या हुए, आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग पैसे देना अभी बाकी है। जैसे हम लोग पैसा दे, देखो खर्चा तो हो चुका है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है, तो ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस काफ़ी क्लासीफाइड होता है लाइबिलिटी में। बेटा कुछ चीज़ें हो सकता है आप लोगों को लगेंगी सर असेट्स में क्लासीफाइड होगा, लाइबिलिटी में, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा आप नोट कर लीजिए, जब आपको मैं असेट्स की डेफिनेशन समझाऊंगा या फिर लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन आप लोगों ने समझा है, तब आप लोगों को क्लियर हो गया है। बट हम जब लोग अकाउंट बनाएंगे, जब हम लोग क्या बनाएंगे अकाउंट, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटी क्यों कहते हैं, ठीक है। एक्सपेंस का मतलब तो खर्चा, ये खर्चे सब रिकॉर्ड होंगे, कहाँ रिकॉर्ड होंगे, पीएनएल के डेबिट साइड में, जब हम लोग पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। दो तरह के खर्चे होते हैं, ठीक है, एक होता है प्रीपेड, एक होता है आउटस्टैंडिंग। जो प्रीपेड होता है वो हमने पैसे पहले दे दिए, काम होना अभी बाकी है, इसलिए हमारे लिए असेट हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब काम तो हो गया बट अभी तक हमने पैसे दिए नहीं है, तो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। अच्छा, जहाँ पे काम भी हो गया और हमने पैसे भी दे दिए, तो वो हमारे लिए नॉर्मल एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है, ना तो वो असेट होगा ना ही लाइबिलिटी होगा, वो एक्सपेंस होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, व्हाट इज़ इनकम। व्हाट इज़ इनकम, क्या होता है इनकम का मतलब, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है, नॉर्मली पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है 12 मंथ्स, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में आप लोगों ने जो भी पैसा कमाया है उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, इनकम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इनकम को कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब सर ये रेवेन्यू कौन सा है, ऑफ कोर्स ये रेवेन्यू, नोट कर लीजिए, ये है रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि जो पैसा किससे आता है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। बेटा इसको क्लियर लिखते हैं, किससे आता है पैसा, एक मिनट, हाँ, अब देखना ध्यान से, पैसा अगर हमारे पास आता है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इनकम का मतलब क्या हुआ, इनकम का फॉर्मूला हो गया रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम का फॉर्मूला क्या हो गया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है। तो ये रेवेन्यू कौन सा है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब आप लोग जब अपने गुड्स को बेचते हैं और सर्विसेज देते हैं, उससे जो पैसा आता है उसमें से क्या माइनस कर दो, एक्सपेंस। अच्छा, यहाँ पे एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब समझ में आया, मैंने आपको लिखवाया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब आप लोगों को लिखवाया था, ये देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस, ठीक है। तो इनकम क्या हुआ, जो हमने पैसा साल भर में कमाया है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, हमने कितना पैसा कमाया है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे। रेवेन्यू कौन सा, रिसिप्ट, और एक्सपेंस कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पे कैपिटल का कोई काम नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। बेटा बहुत सिंपल है, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म इज प्रॉफिट। नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, प्रॉफिट।
सर क्या मतलब है प्रॉफिट का? सर इनकम और प्रॉफिट एक ही तो चीज़ होगी, ठीक है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, ध्यान से समझना। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉफिट? प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ रेवेन्यू ऑफ बिजनेस ओवर इट्स असेट्स, ठीक है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस ओवर इट्स कॉस्ट। अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एक तो होता है हमारा इनकम, एक होती है बेटा हमारी इनकम, ये पढ़ा हम लोगों ने। अब इनकम तो कहाँ से आती है? मान लीजिए मैंने गुड्स को बेचा, ठीक है, गुड्स को बेचा और सर्विसेज दी, उससे जो पैसा आया उसमें से खर्चे माइनस कर दिए। उसके अलावा मान लीजिए मेरी कोई और एक्स्ट्रा इनकम है। एक्स्ट्रा इनकम का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्स्ट्रा इनकम का मतलब है मान लीजिए मैंने पैसे क्या कर रखे हैं, बैंक में जमा करा रखे, उस पर मुझे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा, इनकम और इंटरेस्ट को, तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। यानी कि इन शॉर्ट इनकम प्लस अदर इनकम इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू से जो ज़्यादा मिलता है, तो रेवेन्यू से और पैसा ज़्यादा कहाँ से आएगा? मान लीजिए मैंने बैंक में पैसा जमा करा रखा है, मैंने मेरी कोई बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है, वहाँ से भी पैसा आ रहा है, तो रेवेन्यू के अंदर हम लोग वो वाली इनकम भी ऐड कर देंगे। अदरवाइज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? गुड्स को बेचने से जो पैसा आता है और सर्विसेज देने से पैसा आता है, ये दोनों बिजनेस की इनकम है। बट बिजनेस की इनकम के अलावा अगर हमारे पास कोई और भी इनकम है, ठीक है, बिजनेस के अंदर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवरऑल बिजनेस, और उसमें से हम लोग सारे खर्चे माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि इनकम में हम लोग एक्स्ट्रा इनकम जो बेसिकली बिजनेस से नहीं है पर बिजनेस के अंदर आ रही है, उसको ऐड कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट, ठीक है? देखिए इसी तरीके से प्रॉफिट दो चीज़ों में डिवाइड है, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। एक ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा नेट प्रॉफिट। डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू ओवर इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। सेल्स में से, यानी कि जो चीज़ों को बेचने से पैसा आया उसमें से हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो एक तो हो गया जीपी, नॉर्मल प्रॉफिट। उसमें से नेट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट मेड आफ्टर अलाउइंग ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे माइनस कर दोगे और सारी इनकम ऐड कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नेट प्रॉफिट। बेटा अभी मैं आप लोगों को जीपी और एनपी ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? मैं आपको अभी बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूँ। मान लीजिए हमने कोई चीज़ बेची है, हमने कोई चीज़ बेची है, कितने रुपए की? 50 लाख रुपए की बेची है, ठीक है? और अभी हमने कोई गुड्स खरीदे हैं, कितने रुपए के? 30 लाख रुपए के कोई गुड्स खरीदे, ठीक है? और हमने वेजेस दिए, यानी कि इसको बनाने में हमारा 10 लाख रुपए खर्चा हो गया, ठीक है? तो हमारा जीपी कितना हो जाएगा? जीपी यानी कि 50 लाख पैसा आया है, 30 लाख हमारा खर्च हो गया है, 10 लाख हमने वेजेस यानी कि चीज़ों को बनाने में खर्चा कर दिया, तो 20 30 50 में से 40 लाख रुपए हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जीपी कितना हो जाएगा? हमारा यहाँ पे जीपी हो जाएगा 10 लाख रुपए, ठीक है? अब मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा सिर्फ यही इनकम हो, ठीक है? अब 10 लाख हमारा जीपी हो गया, इसके अलावा मान लीजिए मेरे पास में कहीं से कोई इंटरेस्ट की इनकम आई है, कितने रुपए? 10 लाख रुपए की इनकम आई है। तो 10 लाख तो ये ऊपर वाली इनकम हो गई, 10 लाख तो कौन सी? ये जीपी वाली इनकम हो गई, और 10 लाख रुपए इंटरेस्ट की इनकम हो गई, तो टोटल इनकम हमारी कितनी हो गई? अब 20 लाख रुपए हो गई। तो ये 20 लाख हमारे लिए क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो कितना था? 10 लाख, और नेट प्रॉफिट कितना है? 20 लाख, क्योंकि इसके अंदर अदर इनकम भी ऐड हो जाती है। समझ में आ गया? ठीक है सर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ गेन। अरे सर आप तो कंफ्यूज करते जा रहे हो, कभी बोलते हो प्रॉफिट, कभी बोलते हो इनकम, कभी बोलते हो गेन। सर सब तो एक जैसे हैं। नहीं बेटा, सब में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बट अलग है। नाउ व्हाट इज़ गेन? इट इज़ द इंक्रीज इन द ओनर्स इक्विटी। ध्यान से समझना, ओनर यानी कि जिससे आपका पैसा बढ़ रहा है, आपका खुद का पर्सनल। ओनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन इसके अलावा, अदर देन का मतलब इसके अलावा, डे टू डे अर्निंग फ्रॉम द इर्रेगुलर एंड नॉन रिकरिंग नेचर। क्या मतलब है सर? समझना, अगर आपकी कैपिटल बढ़ती है बिजनेस के अंदर, अदर देन डे टू डे अर्निंग, ठीक है ना,
अदर देन डे टू डे अर्निंग, यानी कि जो आपका नॉर्मल बिजनेस का पैसा नहीं है। कैसे मतलब सर? मान लो आपने कोई असेट्स खरीदी थी बिजनेस के अंदर, ठीक है, कितने रुपए की? अगेन 50 लाख रुपए की। और वो असेट्स आपने कुछ सालों बाद कितने में बेची? 60 लाख रुपए में। तो आपको नेट कितना फ़ायदा हो गया? 10 लाख का जो फ़ायदा हुआ है वो आपके लिए क्या है? गेन है, ठीक है। अब ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट तो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस की इनकम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? गेन। अदर देन, क्या कह रहे हैं हम लोग? अदर देन। एक्चुअली ये पैसा गेन का ऑलरेडी आपके प्रॉफिट में इंक्लूड होता है, ठीक है ना। इसको बस अलग से इसलिए समझाया है कि आपका बिजनेस के अलावा अगर कहीं से प्रॉफिट हो रहा है, पैसा हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? पैसा आ रहा है तो उसे कहेंगे गेन, फ़ायदा हो रहा है तो। गेन का मतलब फ़ायदा। अब बेटा देखो, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में और समझा देता हूँ। एक आपने पढ़ा इनकम, ठीक है, इनकम। एक आपने पढ़ा गेन, और इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो बेटा आएगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है। इन शॉर्ट, इनकम यानी कि बिजनेस से जो पैसा आया, गेन का मतलब अदर देन बिजनेस अगर कोई पैसा आया, और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा तीनों में डिफरेंस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। नाउ लॉस। अरे भाई फ़ायदा होगा तो नुकसान भी तो हो सकता है। नुकसान की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, आपके खर्चे ज़्यादा हो गए और आपकी रेवेन्यू इनकम कम है, ठीक है ना, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट आपकी फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ आपकी कम है, ठीक है। यानी कि आपको बिजनेस में गुड्स को बेचने से और सर्विसेज देने से जो पैसा आ रहा है वो कम है, किससे? आपके एक्सपेंस के। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो एक्सपेंस है वो कितना है? 40 लाख, और जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है वो है मान लीजिए 20 लाख रुपए ही है, ठीक है। तो आपको नेट नुकसान कितने का हो गया? पैसा तो आया 20 लाख, खर्च हो गया 40 लाख, तो नेट जो नुकसान हुआ है ये 20 लाख का, ये आपके लिए क्या हुआ? नुकसान। ये आपके लिए क्या हुआ? नुकसान हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। नेक्स्ट है बेटा, यस दिस डेफिनेशन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अरे सर इस डेफिनेशन में क्या है? बचपन से सुनते हुए आ रहे वर्ड परचेजेस। नहीं बेटा, डिफरेंस है। मान लीजिए, अच्छा अगेन मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ, हम लोग हमारे घर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय द परचेज? परचेज का क्या मतलब होता है? परचेज का मतलब होता है बेटा कि आप अपने बिजनेस में कोई चीज़ खरीद रहे हो, किसके लिए? समझना, डेफिनेशन देखना। परचेज ऑफ गुड्स, किस लिए खरीद रहे हो? फॉर रीसेल, बेचने के लिए खरीद रहे हो, या फिर प्रोडक्शन, आप उससे कोई ना कोई चीज़ बनाओगे, तो वो क्या हुआ? परचेजेस। क्या हुआ बेटा? वो परचेजेस। सर वापस समझाओ, वापस समझाता हूँ, समझना। आपका जो बिज़नेस है वो क्या है? मान लीजिए ये इंक, ठीक है, ये इंक बेचने का आप बिज़नेस करते हो, ठीक है। आप इंक बेचने का बिज़नेस करते हो, ठीक है। अब इंक को आप बेचना है या फिर आप लोग प्रोडक्शन करते हो, तो आप लोग क्या करते हो? मान लीजिए आप इंक को बेचते हो तो आप कहीं से इंक आप खरीद के लेकर आए, तो जो इंक आप लोग खरीद के लेकर आए वो आपके लिए क्या हो गई? परचेज, ठीक है। या फिर आप इंक को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाए कोई भी, ठीक है, क्या लाए? रॉ मटेरियल लाए, तो वो भी आपके लिए क्या हो गई? परचेज, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? इस इंक को रीसेल कर रहे हो या फिर प्रोडक्शन कर रहे हो आप, तो ये आप दोनों चीज़ें लाओगे, इंक को ला रहे हो बेचने के लिए या फिर आप लोग रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए, तो दोनों चीज़ें आपके लिए परचेज हो गई। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और इसी में ही एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। फर्नीचर, आपके फर्नीचर की शॉप है, आपके क्या है? फर्नीचर की शॉप है, और आप फर्नीचर खरीद रहे हो,
बेचने के लिए, ठीक है, किस लिए खरीद रहे हो, फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल, आप फर्नीचर खरीद रहे हो बेचने के लिए। ऑफ कोर्स आपकी फर्नीचर की शॉप होगी तो आप कहीं से फर्नीचर खरीद रहे हो बेचने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड परचेजेस। तो आपके कहाँ पे लिखा जाएगा वो परचेज में, ठीक है। या फिर आप लोग सिर्फ लकड़ी वुड खरीद रहे हो, ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए, तो वो वुड भी क्या कहला जाएगा, परचेज। वो वुड भी क्या कहलाएंगे हम लोग, परचेजेस। अरे बेटा बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर, ठीक है। बट आपका बिजनेस क्या है, लैपटॉप बेचने का है और आप फर्नीचर खरीद रहे हो, तो वो आपके लिए इन केस वो परचेजेस नहीं है, इन केस फिर वो आपके लिए परचेजेस नहीं है। आपका बिजनेस तो है किसी और चीज़ का और फिर आप फर्नीचर खरीद रहे हो। फर्नीचर क्या होता है, असेट होता है, ठीक है। फर्नीचर क्या होता है, असेट होता है, ठीक है। और आप लोग उसका बिजनेस नहीं करते हो तो, और आप वो खरीद रहे हो, तो वो आपके लिए परचेज की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। बेटा आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको वापस समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर आप लोग किसी चीज़ को खरीद रहे हो, आप दो चीज़ों का ध्यान रखना है, या तो आप वो खरीद रहे हो तो उसको आप वापस बेचोगे, आप इसको क्या करोगे, बेचोगे, या फिर आप उससे कुछ चीज़ बनाओगे, तो ही वो आपके लिए परचेज है। अदरवाइज़ वो परचेज की डेफिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो आपकी परचेज की डेफिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के अंदर फ़ैन खरीदा, अब फ़ैन क्या ख़रीदा है तो आप कहोगे परचेज है, नहीं, फ़ैन से आप हवा ले रहे हो, आपको बेचना थोड़ी नहीं है फ़ैन, ठीक है। तो वो किस में आएगा, असेट में चल जाएगा आपका वो फ़ैन। आपने फ्रिज खरीदा अपने बिजनेस के अंदर, तो वो क्या चल जाएगा, आपके असेट में चल जाएगा, वो आपके लिए परचेजेस नहीं है। परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है बेटा एक तरह का। परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है। परचेज क्या होता है आपके लिए, एक तरीके का एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है, ठीक है ना। अब आपने फ़ैन खरीदा तो फ़ैन तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल चलता रहेगा, फ्रिज 1 2 3 4 5 6 साल चलेगा। बट अगर आपने, ठीक है, यही आपके फ्रिज की दुकान है तो आप फ्रिज खरीद रहे हो और तो आप उसको बेचोगे, तो फ्रिज आपके लिए क्या है, परचेज। अगर आपकी फ्रिज की दुकान नहीं है तो वो आपके लिए क्या है, असेट। बेटा अब आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब जो परचेज होती है वो दो तरह की होती है, कैश परचेजेस, दूसरी क्रेडिट परचेजेस। कैश मतलब कैश दिया और चीज़ें खरीद ली, क्रेडिट मतलब उधार में, ठीक है, क्रेडिट मतलब उधार में, ठीक है। क्रेडिट मतलब उधार में, आपने उधार में अगर कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, तो उसे कहेंगे क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज आपके लिए क्या होती है, लाइबिलिटी, क्योंकि उधार है, क्या होती है आपके लिए, लाइबिलिटी, ठीक है। सो परचेज की डेफिनेशन में क्या आएगा, एनीथिंग विच इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, देन इट इज कॉल्ड परचेज, अदरवाइज इट इज़ नॉट कॉल्ड परचेज। तो अब आप हर चीज़ को परचेजेस नहीं कहोगे, जिसका आप बिजनेस कर रहे हो उसको खरीद रहे हो या फिर उसको बना रहे हो, उससे रिगार्डिंग गुड्स को आप लोग परचेज कहोगे, उसके अलावा किसी चीज़ को परचेज नहीं कहोगे। परचेज दो तरह की होती है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। जो कैश परचेज होती है वो हम लोग कैश में खरीदते हैं, जो क्रेडिट परचेज होती है वो हम लोग उधार में खरीदते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न। क्या है बेटा वर्ड, परचेज रिटर्न। जो आपने गुड्स खरीदे हैं, अगर आपको किसी भी कारण से वो डिफेक्टिव है, ख़राब है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। तो परचेज गुड्स मे बी रिटर्न टू द सेलर, जिससे हमने खरीदे हैं, फॉर एनी रीज़न, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे कहेंगे परचेज रिटर्न, ठीक है। रिटर्न परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है बेटा रिटर्न आउटवर्ड। ध्यान रखना, कहीं कहीं पे वर्ड रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब वो क्या है, परचेज रिटर्न। वो क्या है बेटा, परचेज रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स, बहुत इजी है, परचेज का बिल्कुल उल्टा, परचेज का बिल्कुल उल्टा। क्या है, बिल्कुल उल्टा का मतलब जो चीज़ हमने खरीदी है वो हम लोग बेच रहे हैं, तो जब खरीदेंगे तब तो परचेज और जब बेचेंगे तो सेल्स, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ द पोजेशन, जब हमारी कोई चीज़ हम किसी और को देते हैं तो क्या कहलाएंगे, सेल्स। एंड ओनरशिप ऑफ अ गुड, हमारे गुड हम लोग किसी को देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सेल्स। इन एक्सचेंज फॉर मनी और वैल्यू, किसके अंदर, मनी में, यानी कि उसकी मनी वैल्यू कोई ना कोई होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपने फ्रिज खरीदा था बेचने के लिए, तो जब खरीदा तब तो परचेज और जब बेच दिया तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सेल्स। सेल्स दो तरह की होती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। जब आपने कोई चीज़ बेची और आपको हैंड टू हैंड अगर कैश मिल जाता है तो कैश सेल्स, और
अगर वो उधार में है तो क्या कहेंगे हम लोग उसको, क्रेडिट सेल्स। क्या कहेंगे बेटा उसको, क्रेडिट सेल्स, यानी कि पैसा अभी आना बाकी है। क्रेडिट सेल्स हमारे लिए क्या होता है, एसेट। बेटा अगर कोई भी चीज़ है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना अगर आपको लगता है ये चीज़ नोट करनी है, अदरवाइज सब चीज़ें नोट्स के अंदर गिवन है। ठीक है बेटा, क्रेडिट सेल क्या होता है, एसेट, और क्रेडिट परचेज क्या होता है, लाइबिलिटी। ठीक है, याद आया, क्रेडिट परचेज क्या होता है आपके लिए, लाइबिलिटी, उधार। ठीक है, और क्रेडिट सेल्स होता है आप लोगों के लिए एसेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेल्स रिटर्न। क्या होती है, सेल्स रिटर्न। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स रिटर्न, सोल्ड गुड्स व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर फॉर एनी रीज़न। ठीक है, जो हमने गुड्स बेचा है वो हमारे पास अगर वापस लौट के आ जाता है किसी भी कारण से तो उसे क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अंदर आना। ठीक है, नोट कर लीजिए, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बेटा ये क्या है, ये है, इसका दूसरा नाम लिख लो यहाँ पे, आप लोगों ने पढ़ लिया है, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट उसे कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखिए यहाँ पे वर्ड असेट लिखा हुआ नहीं है, अगर असेट होता तो क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। असेट होता तो क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। इट इज़ डिफर फ्रॉम इनकम। इनकम तो क्या होता है, इनकम का तो होता है फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो अब रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनकम प्लस एक्सपेंस। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनकम प्लस एक्सपेंस। यानी कि समझ में आ गया, जो हमारे पास टोटल पैसा आया है, टोटल जो भी पैसा आया है वो हमारी रेवेन्यू। अब उसमें क्या है, हमारे खर्चे भी इंक्लूड है और हमारी इनकम भी इंक्लूड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए हमने कोई चीज़ बेची 50 रुपये में, खर्चा हुआ 20 रुपये, तो इनकम कितनी हुई, 30 रुपये। ठीक है, इनकम कितनी हुई, 30। अब मुझे बताओ इनकम कितनी हुई, 30, खर्चा कितना हुआ, 20, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 50। तो रेवेन्यू का फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है अच्छे से, हाँ बेटा थोड़ा सा उल्टा सीधा बन गया, देख लेना, क्लियर है, गुड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स। गुड्स का क्या मतलब है बेटा, हम लोग इतनी देर से कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को खरीदेंगे, इस चीज़ को बेचेंगे। तो जिस चीज़ को हम लोग खरीद रहे हैं और जिस चीज़ को हम लोग बेच रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं अकाउंट्स की भाषा में, गुड्स। क्या कहते हैं, गुड्स। फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, ट्रेड मतलब जिसका हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, फिजिकल आइटम जो दिखनी चाहिए। ऑल द आइटम्स मेकिंग अप फॉर द सेल्स एंड परचेज में जो चीज़ काम में आती है उसे हम लोग कहेंगे गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है बेटा यहाँ पे बिजनेस। ठीक है ना, जिस स्टॉक का हम लोग बिजनेस करते हैं, जिस स्टॉक का हम लोग बिजनेस करते हैं उसे क्या कहेंगे, गुड्स। विच आर परचेज, जो हम लोग खरीदते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, बेचने के लिए, उसे क्या कहेंगे, गुड्स। बेटा मैंने आपको सरल भाषा में समझा दिया है। हम कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को बेचेंगे, इस चीज़ को खरीदेंगे, तो ये इस चीज़ जो भी है वो क्या है, गुड्स। ये जो चीज़ है वो क्या है, गुड्स। नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट टर्म है बेटा आप लोगों का स्टॉक। क्या है बेटा, नेक्स्ट टर्म स्टॉक। सर गुड्स और स्टॉक में क्या फ़र्क है, ठीक देखना बेटा। गुड्स हम लोग खरीद भी रहे, बेच भी रहे। मान लीजिए आप लोगों ने 40 क्वांटिटी कह रहा हूँ बेटा यहाँ पे मैं, 40 क्वांटिटी कोई चीज़ खरीदी और उसमें से आप लोगों ने 35 क्वांटिटी को बेच दिया। ये आपने परचेज़ किया, ये आपने सेल कर दिया, तो आपके पास में कितनी क्वांटिटी बची, ये 5 क्वांटिटी आपके पास बची। तो ये 5 क्वांटिटी ही क्या है आपके लिए, स्टॉक। ये 5 क्वांटिटी यानी कि ये 5 क्वांटिटी है वो क्या है, स्टॉक। और ये 40 और 35 क्या है क्वांटिटी में, ये है गुड्स। ये क्या है, गुड्स। सो इट इज़ अ टेंजिबल एसेट। हमने कहा ना हम देख सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते। इट इज़ अ टेंजिबल एसेट। किस पर्पज़ के लिए होता है ये टेंजिबल एसेट, फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल, या फिर हम लोग उसका प्रोडक्शन कर देंगे।
हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन। ठीक है ना। दो तरह का स्टॉक होता है, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। जो साल के शुरू में होता है, मान लीजिए ये स्टॉक बचा हुआ है, अब नेक्स्ट ईयर ये स्टॉक क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। ये स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। और इस साल का ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। इस साल का ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। और नेक्स्ट ईयर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से, तो ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। स्टॉक 3 तरह का होता है, स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा इसमें हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैगी, मान लीजिए मैगी की क्वांटिटी आपके पास में पड़ी है 5, तो दिस इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स, फिनिश गुड्स, बन के तैयार पड़ी है मैगी आपके पास 5 क्वांटिटी, अभी बिकी नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब मान लीजिए रॉ मटेरियल मैगी किससे बनती है, फॉर एग्जांपल मैदा से बनती है, हम लोग क्या कहेंगे, मैदा से मैगी बनती है। अब जो हमारे पास जितना भी मैदा पड़ा है साल के आखिरी में, उसे कहेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जब हमारे पास मैगी पड़ी थी तो हम क्या करें थे, उसको स्टॉक ऑफ गुड्स। जो मैदा पड़ा है साल के आखिरी में बचा हुआ, उसे कहेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और ना तो मैदा है और ना ही मैगी है, अभी मैदा से मैगी बन रही है, उसे कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। WIP का फुल फॉर्म लिख लो आप लोग, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि अभी चीज़ें बन रही है, बन के तैयार हो रही है। ठीक है, साल के आखिरी में, यानी कि अभी मशीन में काम चल रहा है उसका, तो उसे कहेंगे, जो स्टॉक वहाँ पर है उसे कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। तो बेटा ये बात हो रही है साल के आखिरी में या साल के शुरू में। ठीक है, तो साल के आखिरी में जो आपके पास में फिनिश गुड्स बन के तैयार है, उसे कहेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स। जो उसका रॉ मटेरियल पड़ रहा है उसे कहेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और जिसमें भी काम चल रहा है उसे कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। इसका बेस्ट एग्जांपल एक और देता हूँ। मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है, आप बिल्डिंग बनाते हैं, तो हो सकता है आपके पास में कोई बिल्डिंग बन के तैयार है, अब वो बिकेगी नेक्स्ट ईयर, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्टॉक ऑफ गुड्स। अभी कुछ बिल्डिंग है जिसमें काम चल रहा है, यानी कि अभी वो पूरी तरह से बनके तैयार हुई नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। अब आपके पास में मान लीजिए ईंट है, मिट्टी है, बजरी है, इन सबको क्या कहेंगे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या कहेंगे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर है बेटा, गुड। अच्छा, अब ये जो स्टॉक है वो करंट असेट होता है। क्या होता है, करंट असेट, बिकॉज 12 महीने के अंदर काम में आ जाएगा। याद हुआ, करंट असेट की डेफिनेशन याद करो और फटाफट भूल मत जाना, करंट असेट की डेफिनेशन जो 12 महीने के अंदर काम में आ जाएगा। तो ये सारा स्टॉक डेफिनेटली हमने किसके लिए रख रखा है, बेचने के लिए, तो हम 12 महीने के अंदर बेच ही देंगे, हम 12 महीने के अंदर इसको बेच देंगे। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, करंट असेट। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग सिर्फ याद रखने के लिए नोट कीजिए कि ये जो करंट असेट जो स्टॉक होता है, ये बिजनेस के अंदर किस वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा। तो एक तो इसकी कॉस्ट, एक इसकी कॉस्ट, मान लीजिए हमने कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा, इसकी कॉस्ट आ रही है 50 और मार्केट में इसकी प्राइस है 40, तो हम लोग हमारे अकाउंट्स में कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 40 पे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 40 पे। मान लीजिए गलती से कॉस्ट अगर 50 की जगह 30 होती, गलती से कॉस्ट 50 की जगह 30 होती, तो हम लोग किस पे रिकॉर्ड करते, 30 पे रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि दोनों में से, कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में से जो वैल्यू कम होगी, हम उस वैल्यू के ऊपर स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो स्टॉक ऑफ गुड्स हो, चाहे वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो, चाहे वो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो। समझ में आया बेटा? आई होप बेटा आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, टिल देन बी सेफ इन योर होम्स। थैंक यू।